है कि नहीं? जो होने वाला होगा, सही बोला। देखो, गीता से प्रभावित बच्चा है, मन लगा है, गीता पढ़ा है, तब ना कह रहा है। हो जाएगा ठीक, परेशान नहीं होना है। बस अपना जो स्टडी का रूटीन है ना, उसको मैनेज करिए, उसको बैलेंस थोड़ा सा रखिए, हो जाएगा ठीक। समझे? पढ़ाई बैलेंस रहेगा ना, कुछ छूटता नहीं। देखो, होता क्या है कि एग्ज़ाम के पहले तक पता नहीं रहता कि तैयारी पूरा है। आप लोग तो बीपीएससी में खैर एज लिमिट है, अटैम्प्ट तो लिमिट है नहीं। तो सिविल सर्विसेज वाले होते हैं जिनका अटैम्प्ट लिमिट होता है, वो लोग प्रीलिम्स का फॉर्म भरने से पहले 2 साल तैयारी किया, फिर भी प्रीलिम्स का फॉर्म भरने से पहले उन लोगों को लगता है कि फॉर्म भरे या नहीं भरे, एक अटैम्प्ट जाएगा। और उसी में से बहुत लोग भरता है तो सीधे निकल के आता है क्या, रैंक 1। उसको भी नहीं पता रहता है तैयारी होता है कि नहीं। अच्छा, मार्शल आर्ट जो लोग सीखते हैं, मार्शल आर्ट या फिर जो कराटा वगैरह सीखता है, तो उन लोगों को कैसे सिखाया जाता है? पहले खूब प्रैक्टिस कराया जाता है, ऐसे पे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, फिर ऐसे पैर करो। हम लोग बचपन में क्या सोचते थे कि इतना नौटंकी करेगा, उतना देर में तो कोई पीट पाट के चल जाएगा इसको। यही नहीं दिमाग में आता। जैसे स्कूल वगैरह में हम लोग देखते थे कि मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग होता था, बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते थे, तो उसमें पहले पोजे ना बनाता है, सब ऐसे पोज बनाएगा, फिर ऐसे हाथ करेगा। हम लोग सोचते थे झगड़ा उगड़ा होगा तो इतना पोज बनाने का टाइम मिलता है क्या? कहीं मार और हुआ तो इतना पोज बनाएगा, उधर धड़ाधड़ गिरना चालू हो जाता है। ऐसे ना होता है। लेकिन जब झगड़ा होगा या फिर जहाँ पर वो मामला फंसेगा, तो एक मार्शल आर्ट वाला जितना बेहतर फाइट कर सकता है, नॉर्मल लोग तो वैसा करेगा नहीं। वो जहाँ पंच मारेगा तो वहाँ के उसके पंच में भी क्या होगा, पावर होगा, है कि नहीं? नॉर्मल व्यक्ति पंच मार रहा है और एक मार्शल आर्ट वाला मार रहा है, तो दोनों में तो डिफरेंस है ही। जब वो लड़ाई लड़ेगा तो उसका सारा का सारा जितना सारा वो प्रैक्टिस किया है, स्टंट जितना सारा प्रैक्टिस किया है, वो सब क्या आने लगेगा, उसमें अप्लाई होने लगेगा उसके लड़ाई में। उस समय वो पोजीशन थोड़ी लेगा बार बार। तो वही होता है तैयारी के दौरान, आपको नहीं पता चल रहा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो जब पेपर आएगा ना सामने, तो आपको लगेगा कि सब कुछ पढ़ा हुआ है। पीसीएस में जितना आप समय दिए हुए हैं, उस समय का 1 मिनट भी आपका बेकार जाने वाला नहीं है, वो सब आपका काम आएगा। समझे? तो ये सोचना कि फिजिक्स छूट रहा है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इतिहास छूट रहा है, भूगोल छूट रहा है, छूटता कुछ नहीं है। बस ये प्रयास करना है कि एग्जाम से पहले बचे हुए 100 दिनों में 2 बार खत्म कर दे सब कुछ। बस ये 2 बार खत्म करके निश्चिंत हो जाओ, और जो क्वेश्चन बैंक है उसको 2 बार बना के निश्चिंत हो जाओ। बस इतना ही काम करो, इससे अधिक कुछ कर भी नहीं सकते हैं, है कि नहीं? इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बस टारगेट बनाइए कि 100 दिन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर का जो मैगजीन खरीदिएगा वो, और जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, बस 2 बार बनाइए, आपका जिम्मेवारी खत्म। उसके बाद निश्चिंत होकर के जाकर के पेपर दीजिए, बाद बाकी जिम्मेवारी जिसका है वो समझेगा। ठीक है? बहुत ज़्यादा तनाव लेना, बहुत नहीं दीजिए, बहुत ज़्यादा तनाव लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना, उससे क्षमता क्या हो जाएगी, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगा। समझ गया? इसलिए बहुत ज़्यादा तनाव क्या करना है, नहीं लेना है। बस पढ़िए, एग्जाम दीजिए। ठीक है? इससे बेहतर होगा बहुत सारा, अगर ये नहीं हुआ तो इससे बहुत सारा उपाय मिलेगा जो इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा, और ये मिलना होगा तो यही हो जाएगा। समझे? तो तनाव तनाव नहीं लेना है। प्रेशर कुकर बन जाओ। प्रेशर कुकर का क्या फ़ायदा है? अच्छा, प्रेशर कुकर में प्रेशर नहीं बने तो चावल बनेगा, भात बनेगा, दाल बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज करने के लिए सीटी रहता है ना उसमें, ठीक है? सीटी नहीं रहे कुकर में तो क्या होगा, जो बनाओगे जल जाएगा। तो वैसे ही लाइफ में प्रेशर जरूरी है, बिना प्रेशर का काम ही नहीं होगा। सब एग्ज़ाम के 3 महीना पहले तैयारी, मैक्सिमम एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, सिविल सर्विसेज हो, सब में तैयारी कब शुरू होता है? फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू होता है। अभी सब सुतल होगा, जैसे एसएससी का भी फॉर्म भरा रहा है, सीजीएल का। अब स्टूडेंट तैयारी करना क्या करेगा, शुरू करेगा। फॉर्म डला जाएगा तो 3 महीना पहले क्या होने लगता है, एकदम सीरियस तैयारी करना शुरू करता है। तो ये 3 महीना जो तनाव का समय होता है ना, प्रेशर का समय होता है, तभी तैयारी होता है। तो बिना प्रेशर का तो लाइफ भी नहीं है, प्रेशर कुकर नहीं चल रहा तो जीवन कैसे चलेगा। लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज भी करना जरूरी है। तो एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज करने के लिए प्रेशर कुकर में सीटी है। तो आपके जीवन में भी कुछ तनाव दूर करने का उपाय होना चाहिए, तो थोड़ा सा खेल कूद, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा मेडिटेशन, है ना? इस सबसे एक्स्ट्रा प्रेशर क्या हो जाएगा, है? गो प्रेशर गो।
वो आया था ना अभी वेब सीरीज, उसमें कहता है गो कबूतर गो, कबूतरें मर जाता है उसमें, किसमें, पंचायत में। तो ऐसे ही गो प्रेशर गो, एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या कर देना है, हटा देना है, उससे काम नहीं बनेगा। ठीक है, चलो क्या कहां तक पढ़े थे पिछले क्लास में, लास्ट क्या लिखवाए थे, ये सब तो हो ही गया था, हाँ ये लिखा दिए थे, आहार श्रृंखला से। ठीक है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है फटाफट समझ लो। ठीक है, इसमें समझना ज्यादा ये है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये क्या होता है इससे आप परिचित हैं, ये आप जान रहे हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक के बाद क्या आता है, आहार श्रृंखला। अब दो चीज होता है, एक वर्ड आता है आहार श्रृंखला और एक वर्ड आता है आहार जाल। ठीक है, एक होता है क्या, आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला, और एक होता है आहार जाल। इसको कहते हैं फूड चेन और इसे कहते हैं फूड वेब। ठीक है, आहार श्रृंखला और आहार जाल। तो कभी भी ऊर्जा जो होती है, एनर्जी, वो एक फिक्स डायरेक्शन में क्या होती है, फ्लो करती है। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है, प्लांट है। ठीक है, प्लांट को कौन खाया, बकरी, बकरी को कौन खाया, लायन। ये क्या है, फूड चेन है। प्लांट है, प्लांट को कौन खाया, इंसेक्ट, इंसेक्ट को कौन खाया, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक, स्नेक खाया, स्नेक को चील खाया। ठीक है, कौन खाया, ईगल खाया। तो ये भी क्या है, फूड चेन है। समझ में आया। तो प्रोड्यूसर से एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर होते हुए कहाँ तक जाता है, डिकम्पोजर तक जाता है। लेकिन अगर इसी डायग्राम को हम चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, प्लांट को कौन खाया, गोट, गोट को कौन खाया, लायन, लायन को कौन खाएगा, डिकम्पोजर, कौन खाएगा, डिकम्पोजर खाएगा। डिकम्पोजर को तो कोई खाएगा नहीं। ठीक है, एक और ये बन सकता है कि प्लांट है, प्लांट को कौन खाया, रैबिट, खरगोश खाया। ठीक है, रैबिट को कौन खाया, स्नेक खाया। और भी कुछ हो सकता है क्या, हाँ बताओ। प्लांट को हिरण खाया और हिरण को कौन खाया, शेर खाया। कौन खाया, शेर खाया। तो ये क्या बन गया, फूड वेब बन गया। वेब का मतलब क्या होता है, जिसमें सब एक दूसरे में क्या हो, उलझे हुए हो और एनर्जी सभी के पास तक क्या हो रही है, पहुंच रही है। और आहार श्रृंखला किसे कहेंगे, जिसमें एनर्जी जो होगी वो एक फिक्स डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो होगा। जैसे देखो इसमें यहाँ पर चार्ट में क्या लिखा हुआ है आहार श्रृंखला के बारे में, किसी पारितंत्र में सीधे जीव पोषण हेतु, किसी पारितंत्र में सभी है, यहाँ पर सभी जीव पोषण हेतु परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पारितंत्र के सभी खाने वाले और खाए जाने वाले जीव एवं श्रृंखला में बंधे होते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहा जाता है। फिगर से यहाँ पर समझाया हुआ है, जिस आहार श्रृंखला का प्रारंभ पौधों से होता है, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी का क्रम होता है, उसे चारण आहार श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। यह आहार श्रृंखला वह आहार श्रृंखला जो मृत पदार्थों से प्रारंभ होती है, जिनका बहुत से परजीवी उपभोग करते हैं, अपरद आहार श्रृंखला डेट्रिटस फूड चेन कहलाती है। और एक उसी को क्या कहा जाता है, मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक फूड चेन, मतलब मरे हुए को जो खा रहा है, यानी डिकम्पोजर का बात कर रहा है। तो जो डिकम्पोजर से आहार श्रृंखला चल रहा है वो मृत जीवी है। घास स्थलीय पारितंत्र, यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में दे रहा है यहाँ पर, कि घास है, घास को कीट खा रहा है, कीट को मेढक, मेढक को पक्षी, पौधा को कृमि, कृमि माने वर्म, वर्म को कौन खा रहा है, पक्षी, पक्षी को कौन खा रहा है, बिल्ली खा रही है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आहार श्रृंखला कहलाएगा। और ये आहार श्रृंखला में और क्या दे रहा है, जलीय पारितंत्र की आहार श्रृंखला। जैसे शैवाल है, शैवाल को क्या कहा जाता है, शैवाल को कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स। क्या कहा जाता है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहा जाता है। तो शैवाल है, शैवाल को कौन खा रहा है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को हम लोग क्या कहते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स। क्या कहते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स को कौन खा रहा है, जू प्लैंक्टॉन्स खा रहा है। और इस जू प्लैंक्टॉन्स प्रोटोजोआ को कौन खा रहा है, छोटी मछली, छोटी मछली को कौन खा रहा है, बड़ी मछली। तो ये क्या है, ये है एक्वेटिक इकोसिस्टम।
एक जीव एक से अधिक आहार श्रृंखला में हो सकता है, मतलब एक जीव जो है वो वाटर इकोसिस्टम का भी हिस्सा हो सकता है, टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम का भी हिस्सा हो सकता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला, घास, हिरण, शेर, घास, हिरण, सियार, ये सब आपका वन पारिस्थितिक तंत्र है, यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आ जाएगा। आहार जाल क्या होता है, तो देखो आहार जाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है किसी भी पारितंत्र इकोसिस्टम में एक से अधिक आहार श्रृंखला पाए जाते हैं। आहार श्रृंखला एक से अधिक पाया जाएगा ना, जैसे ये भी एक श्रृंखला चल रहा है, यह भी एक श्रृंखला चल रहा है, पॉन्ड वाला अलग चलेगा, तो एक इकोसिस्टम में कई तरह के फूड चेन पाए जाते हैं। कई आहार श्रृंखला आपस में जुड़कर खाद्य जाल या फूड वेब का निर्माण करते हैं। जैसे देखो यहां पर क्या है, यहां है पौधा, ठीक है, क्या है, पौधा, पौधा को कौन खा रहा है, चूहा, चूहा को कौन खा रहा है, बाज, पौधा है, पौधा को कौन खाया, खरगोश को कौन खाया, बाज, पौधा है, पौधा को कौन खाया, टिड्डा, टिड्डा को कौन खाया, मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज, पौधा है, पौधा को कौन खाया, पक्षी, पक्षी को कौन खाया, बाज। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फूड वेब, समझ में आ रहा है। तो एक ही प्रोड्यूसर से ही चलेगा, लेकिन सब आपस में क्या है, एक दूसरे में उलझे हुए हैं, तो हो गया फूड वेब। और सीधी डायरेक्शन में अगर एनर्जी फ्लो कर रहा है तो उसको कहते हैं फूड चेन कहते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, नॉर्मली आप समझ रहे हैं। उसके बाद है किसी भी पारितंत्र में आहार जाल जितना विशाल होता है उतना ही पारिस्थितिक तंत्र अस्थायी होता है। पृथ्वी पर सबसे विशाल और अस्थायी पारितंत्र कैसा पारितंत्र है, समुद्री पारितंत्र है, ठीक है। ओशियन इकोसिस्टम सबसे मजबूत है। पोषी स्तर ट्रॉपिक लेवल क्या कहलाता है, तो ट्रॉपिक लेवल मुख्यतः कहलाता है जहां पर एनर्जी फ्लो करता है, माने प्रोड्यूसर एक ट्रॉपिक लेवल है, कंज्यूमर एक ट्रॉपिक लेवल है, डिकम्पोजर एक ट्रॉपिक लेवल है, प्राइमरी कंज्यूमर एक ट्रॉपिक लेवल है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, टर्शियरी कंज्यूमर भी है। तो ट्रॉपिक लेवल मतलब पोषी स्तर, मतलब जहां पर वो जीव आएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में, तो पिछले दिन हमने क्या कहा था, प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आता है, शाकाहारी, सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आता है, सर्वाहारी, ठीक है, और टर्शियरी कंज्यूमर में कौन आएगा, मांसाहारी। तो ये तीनों मिलकर के तीन क्या बना दिए हैं, ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पोषी स्तर पर ऊर्जा क्या होती है, आगे बढ़ते रहती है, उसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। आहार श्रृंखला में विभिन्न चरण जिन पर भोजन अथवा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं। प्रोड्यूसर को क्या कहा जाता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर को क्या कहेंगे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, टर्शियरी यानी थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ये क्या है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, समझ में आ रहा है। और डिकम्पोजर क्या है, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। पहला ट्रॉपिक लेवल कौन होगा, प्रोड्यूसर, दूसरा ट्रॉपिक लेवल शाकाहारी जीव, तीसरा ट्रॉपिक लेवल सर्वाहारी जीव, चौथा ट्रॉपिक लेवल मांसाहारी जीव, और पांचवा ट्रॉपिक लेवल अपघटक, ठीक है, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। वही सब इसमें कथा कहानी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है पारिस्थितिक तंत्र में अगर आपको दिखाना हो कि एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास है, जैसे अगर हम मान लो हम बात करें कि प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर है, इसमें हमको बताना हो कि एनर्जी सबसे अधिक प्रोड्यूसर के पास है, कंज्यूमर के पास है, डिकम्पोजर के पास है, तो इसको शो करने के लिए हम लोग किसका निर्माण करेंगे, पिरामिड का। किसका निर्माण करेंगे, पिरामिड का, समझ में आ रहा है। या फिर अगर हमको बताना हो कि प्रोड्यूसर की संख्या सबसे अधिक है, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, सर्वाधिक जीव किस में आएंगे, तो उसको भी शो करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, पिरामिड चाहिए, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड के आधार पर जीवों के एनर्जी को शो किया जाता है, उनकी संख्या को बताया जाता है। तो इसके लिए तीन प्रकार के पिरामिड का उपयोग होता है। एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या का पिरामिड, दूसरा होता है जीव भार का पिरामिड, ठीक है, बायोमास पिरामिड, और तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड, ठीक है। तीन तरह का पिरामिड होता है। जैसे पहला क्या है, संख्या का पिरामिड, ये वाला नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। तो इसमें क्या लिख रहा है देखो, उत्पादक एवं प्रथम, द्वितीय और तृतीयक उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर जो संबंध स्थापित करता है उसे संख्या का पिरामिड कहते हैं। अगला वाला में क्लियर होगा। घास स्थल, तालाब, पारिस्थितिक तंत्र की संख्या पिरामिड सीधा बनेगा, क्योंकि उत्पादक की संख्या हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। अगले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या घटते जाती है। मतलब अगर हमको शो करना हो
इस पिरामिड से नंबर बताना हो कि प्रोड्यूसर ज्यादा होगा, कंज्यूमर ज्यादा होगा, डिकम्पोजर ज्यादा होगा, तो ये किसका पिरामिड कहलाएगा? ये कहलाएगा नंबर पिरामिड, ठीक है, संख्या का पिरामिड। इसमें सबसे नीचे क्या होगा? प्रोड्यूसर। यहां क्या होगा? कंज्यूमर। यहां क्या होगा? डिकम्पोजर। तो सबसे कम क्या? डिकम्पोजर। सबसे ज्यादा क्या? प्रोड्यूसर। इसी को और अगर दिखाना हो तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर। तो सबसे ज्यादा संख्या में कौन है? उत्पादक। उत्पादक के बाद क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या अधिक है, फिर सेकेंडरी की संख्या अधिक है, टर्शियरी की संख्या अधिक है, फिर डिकम्पोजर की संख्या अधिक है। समझ में आया? आगे लिखा हुआ है, अगर एक पेड़ को पारिस्थितिक तंत्र मानकर संख्या पिरामिड बनाया जाए तो यह उल्टा बनेगा, ठीक है। उल्टा बनेगा मतलब पिरामिड कैसा दिखेगा? ये हो गया उल्टा पिरामिड, ठीक है। माने पिरामिड को क्या करना है? उल्टा कर देना है। संख्या उल्टा बनेगा क्योंकि उत्पादक की संख्या कम है, उत्पादक पर आश्रित उपभोक्ता की संख्या ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? जीवभार पिरामिड मतलब इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें काम वाला जो बात है वो हम सीधे उस पर आते हैं, ठीक है। एक बार इसको आप लोग को मिला हुआ है नोट्स, उससे एक बार घर पर पढ़िएगा। इसमें का नहीं मिला है? प्रिंटेड नोट्स मिला है ना जी? कैसे नहीं मिला? तो जो लोग एब्सेंट होंगे उनको नहीं मिला होगा, बाकियों को मिल गया है। हाँ, उसी में है, ये चैप्टर उसी में है। हाँ हाँ, साइंस का मिला है ना जी? हाँ, तो साइंस वाले में है ये। पढ़ के आए हैं? आप लोग बोले तो पढ़ के आने के लिए। हाँ, कल लिए हैं? बहुत समय से ले लिए आप लोग। एक सप्ताह पहले ही मिल गया था। हाँ, तो हिंदी वाला ले लेते हैं। हाँ, हिंदी वाला ही ले लेते हैं, या फिर आज ले लीजिए। जिन लोगों को नोट्स नहीं मिला है मिल करके आज कल में ले लीजिएगा। अब पढ़ोगे कब? अब लेबो करोगे एग्जाम के दिन पहले। कोहड़ा बारात के दिन रोपोगे, खाओगे कब? हाँ, चलो इसमें देखो, इसमें दो चीज है। एक है इन सीटू कंजर्वेशन, देखो इन सीटू कंजर्वेशन, और एक है एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, देख ली क्या हिंदी? हाँ, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बचाव करना। क्या होता है? बचाव करना। है? देखो इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू क्या है, ध्यान से समझिएगा। इन सीटू का मतलब होता है, मान लो कोई जीव यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म का ही घर है, यहाँ पर बैठा हुआ है चुपचाप पॉलिथीन मार करके, ठीक है।
और इसको यहां पर खतरा है, इसके घर में कोई आता है आकर के इसको दुलाठी मार के चल जाता है, मतलब इसको खतरा कहाँ है, अपने ही घर में है। तो आपने क्या किया, इसके दरवाजा पर 2 सिपाही को बैठा दिया, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इन सिटू कंजर्वेशन। मतलब कोई जीव है उसको उसी के वास स्थान पर, उसी के घर में सुरक्षा प्रदान कर देना, क्या कहलाता है, इन सिटू कंजर्वेशन। मतलब उसको उसी के घर में उसका भोजन दे दिए, उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए उसी के घर में उसको एक अनुकूल वातावरण दे दिए, ठीक है, उसको दवाई वाई का जरूरत है वो सब उपलब्ध करा दिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू क्या कहलाता है, इसको इसके घर में खतरा है और आप उसे इसके घर में सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, तो इसको इसके घर में से निकाल करके दूसरे घर में ले जाकर के क्या किया आपने, रख दिया, उसको क्या कहा जाता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। हिंदी में कहते हैं इसको स्वस्थाने संरक्षण और इसको कहते हैं बाह्य स्थाने संरक्षण। स्वस्थाने माने अपने घर में संरक्षित करना। जब जीवों को बचाने हेतु संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जाता है तो उसे स्वस्थाने संरक्षण कहा जाता है। माने जहां वो रह रहे हैं वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को हमने कंजर्व कर दिया, तो इन सिटू कंजर्वेशन है। बाघ को बचाने हेतु पूरे वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, बाघ को कंजर्व करना इन सिटू कंजर्वेशन है, एक्स सिटू कंजर्वेशन है, इन सिटू है, ठीक है। आगे है बाह्य एक्स सिटू में क्या है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब पौधा या जंतु को तत्काल संरक्षण करना होता है। अब जैसे मान लो बर्ड फ्लू फैल गया तो पौधा को पक्षियों को संरक्षित करना पड़ेगा, तो ये क्या है, तत्काल ना संरक्षित करना है, लॉन्ग टर्म थोड़ी चलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, संकटग्रस्त जाति को उनके आवासीय स्थानों से हटाकर कहीं अन्य जगह जैसे वानस्पतिक उद्यान मतलब बोटेनिकल गार्डन, प्राणी उद्यान जूलॉजिकल पार्क ले जाकर संरक्षित करना पड़ता है। इस संरक्षण को बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। जैव विविधता संरक्षण हेतु जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाए जाते हैं। इस हॉटस्पॉट पर आप एक लिखे थे ना आंसर, हॉटस्पॉट दिए थे ना आंसर लिखने के लिए, लिखे थे क्या? हाँ, तो जैव विविधता संरक्षण हेतु जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाए जाते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट वे खास भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां जातीय विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। हॉटस्पॉट पर क्या पाया जाएगा? हॉटस्पॉट पर चिड़िया को ले जाकर के रख दिए, अलग अलग स्पेसीज के जंतुओं को ले जाकर के क्या कर दिए? कंजर्व कर दिए। अलग अलग स्पेसीज के पौधों को लेकर के क्या कर दिए? संरक्षित कर दिए। तो वहां पर स्वाभाविक बात है कि वहां पर वेराइटीज क्या होगी? अधिक मिलेगी। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट खास भौगोलिक क्षेत्र है जहां जातीय विविधता मतलब स्पेसीज डाइवर्सिटी सबसे अधिक मिलेगी। पूरे विश्व में 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिनमें 2 भारत में, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। वो भी आ रहे हैं, तुरंत उस पर भी आ रहे हैं। उसके बाद भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण हेतु 1972 में वन जीवन सुरक्षा एक्ट लागू किया था। ये सब एक्टवा याद करना होगा, समझ में आ रहा है? सबसे पहले कब किया था? 1972 में, ठीक है, लागू किया था। इस यहां से पिछला बार बीपीएससी में तो नहीं, शिक्षक भर्ती वाला जो एग्जाम हुआ था टीआरई 1 टीआरई 2, थोक भाव में क्वेश्चन पूछा था। 17 क्वेश्चन पूरा इस नोट्स से पूछ दिया था, 1-2 नहीं, 16-17 क्वेश्चन टीआरई 1 में जाकर के पेपर मिलाना, गर्ल्स वाला में और बॉयज वाला में, दोनों में इकोलॉजी एनवायरनमेंट में था। तो भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण 1972 में वन्य जीवन सुरक्षा एक्ट लागू किया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार की स्थापना की गई। 1986 में सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र बनाया गया। क्या क्या बनाया गया? राष्ट्रीय उद्यान किसके अंतर्गत बनाया गया? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत बनाया गया राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। यह क्षेत्र जैव विविधता को इन सीटू कंजर्वेशन देने हेतु उपयोग में लाया जाता है। यानी अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय उद्यान का इन सीटू कंजर्वेशन से रिलेशन है कि एक्स सीटू से, तो इन सीटू। समझ में आ रहा है? इन सीटू माने किस में? बाघ को सुरक्षित करने के लिए कहां रखा जाएगा? नेशनल पार्क में। राष्ट्रीय उद्यान तथा पशु विहार की स्थापना की गई। 1986 में सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र बनाया गया। फिर क्या बनाया? सेंचुरी पशु विहार बना। यह वह पर्यावरण क्षेत्र है जहां प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है। इस क्षेत्र पर निजी मालिकाना अधिकार भी दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब दे दिया कि आपका पशु विहार है, इसमें जो भी स्पेसीज के जीवों को हम रख रहे हैं इसको कंजर्व करना आपकी ड्यूटी है। भारत में अभी 448 पशु विहार हैं
बढ़ा है, ये डेटा पुराना है, 50 के आसपास, ठीक है। 448 पशु विहार है जो संपूर्ण भूभाग का 2% है। सुरक्षित जैव मंडल वह क्षेत्र है जिसमें किसी उद्देश्य हेतु संरक्षित किया जाता है आनुवांशिक विविधता, वन्य जीवन, आदिवासियों की परंपरा, स्वदेशी पौधों के संरक्षण हेतु खासकर सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र बनाए जाते हैं। सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, पेरिफेरल क्षेत्र, ठीक है। कोर क्षेत्र क्या है? जहां पर कोई भी मनुष्य की गतिविधि नहीं होती है। बफर क्षेत्र का क्या है? जिसमें सीमित मनुष्य की, मतलब उस इलाके में जो लोग रह रहे हैं, जो आदिवासी या फिर जो काफिला उस इलाके में रह रहा है, केवल वही वो वहां पर जा सकता है, बाकी कोई नहीं जाएगा। और पेरिफेरल क्षेत्र क्या कहां है? तो यह बफर क्षेत्र के बाहर का, मतलब बफर क्षेत्र से बाहर है, जहां पर किसी का भी आवागमन संभव है, उसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल क्षेत्र। कोर क्षेत्र कोई नहीं आएगा जाएगा। बफर क्षेत्र जहां पर सीमित लोग आएंगे जाएंगे। पेरिफेरल क्षेत्र जहां पर बफर क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र हो जाएगा, जहां सबके लिए अलाउ रहेगा। भारत के प्रमुख सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र है नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक मेघालय में, सिमलीपाल और सुंदरवन। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संसाधन एवं उसके संरक्षण हेतु 3 प्रमुख कानून बनाए गए हैं। पहला है कीटनाशक अधिनियम 1968, दूसरा है जल प्रदूषण एवं निवारक अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981। अब देखो यहां पर कीटनाशक अधिनियम 1968 क्या है? मतलब खेतों में अगर कोई कीट वगैरह लग रहा है तो उस कीट को मारने के लिए क्या यूज किया जाता है? इंसेक्टिसाइड्स। कीट को किससे मारा जाता है? इंसेक्टिसाइड से। और फसल में जो कुछ पौधे, अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, उनको किससे मारा जाता है? पेस्टिसाइड्स से। किससे मारा जाता है? पेस्टिसाइड से। जैसे धान उन का पौधा है तो उसके बगल में क्या होता है? दूसरा को पौधा उग जाएगा। अब आप उसमें यूरिया डालेंगे, खाद और डालेंगे तो धान नहीं बढ़ेगा। कौन बढ़ने लगेगा? बगल में जो घास उग गया वो बढ़ने लगेगा। तो उसको मारने के लिए क्या छिड़का जाएगा? पेस्टिसाइड। और कीट को मारने के लिए क्या छिड़केंगे? इंसेक्टिसाइड्स छिड़कते हैं। तो कीटनाशक में क्या किया गया? इस अधिनियम में मनुष्य तथा जानवरों को प्रभावित करने वाले कीटनाशकों के आयात, उत्पादन, बिक्री, लाने ले जाने, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करने के उपाय किए गए। मुख्य कारण क्या था इसका खत्म होने का? गिद्ध के खत्म होने का मुख्य कारण क्या था? गिद्ध इतने तेजी में क्यों खत्म हुए? कीटनाशकों के कारण। समझ में आ रहा है? बहुत सारे कीटनाशक छिड़के जाने लगे फसलों में, खेतों में। अभी के समय में एक खतरनाक आपका जो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है फलों में और जानवरों में दिया जा रहा है, क्या नाम है उसका? ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है? शरीर के अंदर कोशिका विभाजन बहुत तेजी से कराने लगता है। गाय का दूध निकालने के लिए कौन सुइया मार देता है? सब उसमें ऑक्सीटोसिन मार दिया। अब मेमोरी ग्लैंड से कंट्रोल उसका खत्म हो गया, अब उसके शरीर में तो चला गया। लौकी का फसल है उसमें आप ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, हर एक सब्जी उब्जी में लगा दे रहे हैं। अब वो जो जानवर मरा उसके मांस को जाकर के कौन खाता था? पहले गिद्ध वगैरह खाते थे, तो गिद्ध क्या होने लगे? मरने लगे। समझ में आ रहा है? इसी सब चीजों को देख करके कीटनाशक अधिनियम 1968 में बनाया गया और उसके आयात, बिक्री, इन सब चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। दूसरा क्या बनाया गया? जल प्रदूषण निवारण अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या किया गया? पानी के अंदर में पॉल्यूटेंट्स को फेंकना कंट्रोल किया जाने लगा। इस अधिनियम के अंदर पानी के प्रदूषण को नियंत्रित रोकने के लिए केंद्रीय एवं राज्य जल प्रदूषण अधिनियम बोर्ड का गठन किया गया। वन संरक्षण अधिनियम, वन भूमि को सुरक्षित करने हेतु यह अधिनियम पारित किया गया। इसे 1988 में संशोधित किया गया, मतलब उसमें कुछ बदलाव लाए गए। बनाया कब गया? 80 में, और 88 में उसमें कुछ बदलाव लाया गया। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, इसमें मोटर गाड़ी, कारखानों से निकलने वाला धुआं, अपशिष्ट पदार्थों को निर्धारित करने और नियंत्रित करने के उपाय किए गए। 88 में कुछ संशोधन किया गया है, तो उसमें चेंज किया गया होगा कुछ, कंप्लीट उसमें बहुत सारा संशोधन 88 में किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके बारे में बोल रहे थे। पर्यावरण संरक्षण होगा वो। हाँ, राष्ट्रीय वन नीति 1988, वन्य जीव संरक्षण 1972, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, 7-8 है इसमें।
उसके बाद है रेड डेटा बुक, ठीक है। तो रेड डेटा बुक आप परिचित है, इस पर आपने एक आंसर भी लिखा था, लिखे थे ना। तो रेड डेटा बुक आप लिख चुके हो, उसके बारे में जान रहे हो। रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है, कौन करता है, IUCN करता है। आपत्तिग्रस्त प्राणियों एवं पौधों की जानकारी देने हेतु इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक पुस्तक प्रकाशित करता है, उसे रेड डेटा बुक कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN अंतर्राष्ट्रीय संघ है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अभी इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। रेड डाटा बुक में जीव और पौधों को 9 श्रेणी में बांटा गया है, किसी एक श्रेणी में रखा जाता है। 9 मतलब 9 में से किसी एक श्रेणी में रखा जाता है। रेड डाटा बुक के 9 श्रेणी ये हैं। पहला है विलुप्त, ठीक है। विलुप्त मतलब क्या, जो बचा नहीं है, पूरा पूरी क्या हो गया, खत्म हो गया, उसको भी रेड डेटा बुक में रखेंगे। वन विलुप्त, इस श्रेणी में वे जीव आते हैं जो वन में पूर्णतः खत्म हो चुके हैं। कहां पर हैं, चिड़ियाघर में हैं। 2-4 को प्रजाति को बचा के चिड़ियाघर में रखा गया है, वन से खत्म हो चुके हैं। संकटग्रस्त, इसके अंतर्गत वे जीव आएंगे जो विलुप्त होने का खतरा जिन पर बना हुआ है। अति संकटग्रस्त, स्वाभाविक बात है, विलुप्त होने का अधिक खतरा बना हुआ है। असुरक्षित, अति संवेदनशील, वे जीव जो संकटग्रस्त तथा अति संकटग्रस्त श्रेणी में तो नहीं है, परंतु उन पर विलुप्त हो जाने का खतरा है। लियोपार्ड किस में जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा, संकटग्रस्त में आएगा। किस में है, तो 10-15 कै को लाया गया था, चीता है था, लिपार्ड नहीं था, तेंदुआ नहीं था। देख लीजिएगा उसको, ठीक है। हमें लग रहा है कि इंडेंजर्ड में जाना चाहिए, संकटग्रस्त में। किस किताब में देखे थे, अच्छा तब होगा, ठीक है, उसमें देखें तो ठीक है। अति संवेदनशील में होगा, ठीक है, संवेदनशील में अति संवेदनशील है। उसके बाद है संकट पल। संकट पल में क्या, इसके अंतर्गत वे जीव आएंगे जो वर्तमान में संकटग्रस्त नहीं है, परंतु भविष्य में इनके अस्तित्व पर खतरा हो सकता है। कम चिंतनीय मतलब इसको सोचने का खतरा नहीं है, नहीं खत्म होने वाला है, कौआ हुआ होगा इसी में ठीक है, उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपूर्ण आंकड़ा, डेटा डिफिशिएंट, वे जीव जिनके बारे में कोई पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं हो पाया। अमूल्यांकित, वे जीव जिनके बारे में IUCN ने कोई मूल्यांकन नहीं किया। IUCN के रेड डाटा बुक के अतिरिक्त भारत सरकार का बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी अपना रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। अब ये सब दिन डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। 6-7 गो है, 10 गो। पशु कल्याण पखवाड़ा 14 से 30 जनवरी। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस 18। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये तो सबको पता ही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5। विश्व जन 11 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ठीक है। जनसंख्या दिवस जुलाई है ना, जून नहीं है, ठीक है। अब वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। हरित उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर। विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर। वन जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर। विश्व झील दिवस 15 नवंबर। विश्व संरक्षण दिवस 3 दिसंबर, ठीक है। नोट्स में है, सब लोगों के नोट्स में है, इसको 2-3 बार रीड कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। सेम होता है। चलो हो गया। अब बताइए, अब कौन सा चैप्टर बाकी रह रहा है आप लोगों का, बताइए। बैलेंस डाइट आप लोगों को लिखा दिए हैं क्या, कॉपी देखो। बैलेंस डाइट चैप्टर लिखवा दिए। प्रोटीन की कमी से कौन सा डिजीज, विटामिन की कमी से, नहीं लिखा है, लिख लीजिए।
हेडिंग बना लेंगे बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहोगे? contain optimum amount of carbohydrate, fat, vitamins, प्रोटीन एक्सेट्रा, कॉल्ड बैलेंस डाइट। जब किसी भोजन में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन इत्यादि पाए जाते हैं तो उसे संतुलित आहार कहा जाता है। पाए जाते हैं तो उसे संतुलित आहार कहा जाता है। समझ गए? इसमें पहला हेडिंग बनाइएगा कार्बोहाइड्रेट। पहला हेडिंग बना लो कार्बोहाइड्रेट। इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह एक कार्बनिक यौगिक है, कॉमा, विच इज फॉर्म्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव्स 17 किलो जूल एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 17 किलो जूल ऊर्जा तैयार करता है। समझ गए? 17 किलो जूल ऊर्जा कितना से निकलेगा? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से निकलेगा। अगला पॉइंट, इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला मोनोसेक्राइड, एकल शर्करा डैश दे करके, इट इज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट contain 6 एटम ऑफ कार्बन। यह सरल कार्बोहाइड्रेट है जिस पर 6 कार्बन होते हैं। उदाहरण में लिखिएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। सबसे मीठा कौन होता है? फ्रुक्टोज। ठीक है। और फ्रुक्टोज क्या है?
मोनोसेक्राइड, क्या है? मोनोसेक्राइड। दूसरा लिखिएगा डाइसेक्राइड, द्विशर्करा, डाइसेक्राइड द्विशर्करा। इट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ टू मोनोसेक्राइड्स, यह दो एकल शर्करा को जोड़कर बनता है, यह दो एकल शर्करा को जोड़कर बनता है। तो कितना कार्बन होगा? 12, 12 हो जाएगा। एग्जाम्पल में लिखिएगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। पहला एग्जाम्पल लिखिएगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, क्या बनेगा बताइए? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सुक्रोज। हाँ, डैश दे के लिखिए सुक्रोज। सुक्रोज जो चीनी हम लोग खाते हैं ना, वो क्या है? सुक्रोज है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज। तीसरा एग्जाम्पल लिखिए ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज क्या बनेगा? लैक्टोज, लैक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज, लैक्टोज और माल्टोज, यह तीनों क्या है? द्विशर्करा। लास्ट लिखिएगा बहुशर्करा, पॉलीसेक्राइड। थर्ड लिखिएगा बहुशर्करा, पॉलीसेक्राइड। It is formed by joining of, it is formed by joining of chain of monosaccharide, it is formed by joining of a chain of monosaccharide। यह एकल शर्करा की, यह एकल शर्करा की श्रृंखला द्वारा, एकल शर्करा की श्रृंखला द्वारा तैयार होता है, श्रृंखला द्वारा तैयार होता है। एग्जाम्पल में लिख लो स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन इत्यादि। ठीक है, अगला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट वर्क्स एज फ्यूल। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, घटना चक्र में मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है, वर्क्स एज फ्यूल। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन सी, यह विटामिन सी के निर्माण में मदद करता है। इसका सोर्स लिख लो स्रोत, स्रोत में लिखिएगा गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू इत्यादि। कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या होगा? प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई बर्जेलियस, इसकी खोज बर्जेलियस ने की थी, इसकी खोज बर्जेलियस ने की थी। अगला पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड बाई 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, इट इज फॉर्म्ड बाई 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, यह 20 अमीनो अम्लों से बना होता है, यह 20 अमीनो अम्लों से बना होता है। अगला पॉइंट, इट कॉन्टेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इट कॉन्टेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी कभी सल्फर का बना होता है। कभी कभी सल्फर का बना होता है। सल्फर माने हिंदी में कहते हैं गंधक। ठीक है, ये पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स में सल्फर पाया जाता है। तो एकमात्र न्यूट्रिएंट्स कौन सा है? प्रोटीन, जिसमें क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। बाद बाकी सल्फर किसी में नहीं है। सल्फर केवल किस में है? प्रोटीन में। समझ में आया? इसीलिए अलग से लिखवाए समटाइम्स सल्फर। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिएगा, इट हेल्प्स इन रिपेयरमेंट ऑफ डेड सेल। इट हेल्प्स इन रिपेयरमेंट ऑफ डेड सेल एंड डेवलपमेंट इन बॉडी। यह मृत कोशिकाओं का मरम्मत, यह मृत कोशिकाओं का मरम्मत एवं मांसपेशियों का निर्माण करता है। मृत कोशिकाओं का मरम्मत एवं मांसपेशियों का निर्माण करता है। Our body formed by 75% of protein। हमारा शरीर 75% प्रोटीन का बना है। हमारा शरीर 75% प्रोटीन का बना है। हो गया? अगला पॉइंट लिखिएगा, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यह प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में मदद करता है। यह प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में मदद करता है। प्रोटोप्लाज्म का नाम सुने हो? कौन खोज किए थे? प्रोटोप्लाज्म को खोज कौन किया था? देखो, ये नहीं बताओगे, बहुत हिट क्वेश्चन है। हाँ, पुरकिंजे। किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। प्रोटोप्लाज्म को कोशिका का जीवित भाग पुरकिंजे ने कहा था। कोशिका में वही जीवित रहता है। उसको स्पेशली हम बताए थे आप लोगों को कि कोशिका की आत्मा कहते हैं, सोल ऑफ सेल। हाँ, किससे किससे बनता है? साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियोप्लाज्म से बनता है। ठीक है, तो वो प्रोटोप्लाज्म बनने में मदद कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें इसका स्रोत लिख लो, सोर्स। सोर्स लिख लो। हम लोगों के बॉडी को डेली कितना प्रोटीन चाहिए? लगभग 16, लगभग 70 से 100 ग्राम। मतलब आइडियल कहा जाता है 100 ग्राम डेली प्रोटीन खाना चाहिए। और सबसे कम मिनिमम, ये मैक्सिमम हो गया 100 ग्राम लो, और मिनिमम कितना रहना चाहिए प्रोटीन शरीर में? तो जितना आपके बॉडी का वेट है उतना ग्राम। मान लो आप कुपोषित हो तब 50 किलो का तो होगे ना करोगे, एकदम जो कुपोषित टाइप का होगा, हिलल डुलल चलता होगा, 50 किलो का तो रहबे करेगा। इससे कम भी होता है क्या? कोई इससे कम होगा तो हवा में ईंटा दुगो बांध के निकले। बरसात का मौसम चल रहा है तो कमर में दुगो ईंटा दाएं बाएं, मतलब पुल वुल पर जा रहे हैं, एक बार मार दिया हवा उधिया जाएगा पुल पर से। तो बता चिड़ियाटाल पुल से अगला दो बगल वाला पुल है उस पर पहुंचा हुआ है, तो लोग ईंटा उटा बांध के निकले। तो 50 किलो का जो है उसको कितना ग्राम प्रोटीन कम से कम चाहिए बॉडी को? 50 ग्राम चाहिए। समझ में आ रहा है? आइडियल कितना है? 100 ग्राम। इतना प्रोटीन शरीर में रहेगा तो बहुत सारा बीमारी से ऐसे ही बचा रहेगा। फेस जो है उसमें साइन रहेगा, फेस डार्क स्कैली नहीं होगा। ठीक है, बाल नहीं टूटेगा। ये सब किससे बचेगा? प्रोटीन प्रॉपर शरीर में रहेगा तब बचेगा। बाल टूटने का समस्या किससे होता है? प्रोटीन डिफिशियंसी से होता है। प्रोटीन शरीर में कम रहेगा तो बाल किसका बना? प्रोटीन का ना बना है। कौन प्रोटीन का? कैरेटीन। समझ में आ रहा है? तो ये सब बाल से नाखून प्रोटीन से बना हुआ है। चेहरा डार्क स्केली हो जाएगा। खूब जम करके कम से कम 5 लीटर पानी जो पिए और प्रोटीन 100 ग्राम खाए, बहुत तरीके की बीमारी से बचा रहेगा। उसको फेयर एंड लवली क्रीम लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही फेयर रहेगा। कौन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ही वो ग्लो करेगा। नेचुरल ब्यूटी उसको कहते हैं।
लिपा पोती वाला ब्यूटी का जरूरत उसको नहीं पड़ेगा। तो इसलिए प्रोटीन डेली भोजन में रहना चाहिए। माइंड के भी एक्टिविटी को शार्प करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। दिमाग का भी जो एक्टिविटी है ना वो प्रॉपरली आपका काम करे, इसके लिए भी किसकी जरूरत है? प्रोटीन की। प्रोटीन नहीं रहेगा तो दिमाग ठंडाइल रहेगा, एकदम काम ही नहीं करेगा, स्टार्ट नहीं होगा। समझ रहे हो? कई बार अभी के टाइम में बहुत सारा स्टूडेंट कहता है, मतलब अलग से आके जब मिलते हैं बच्चे तो कहता है कि सर 8 घंटा सो करके उठते हैं, फिर 1.5 घंटा पढ़ते हैं तो फिर नींद लगने लगता है। आप में से भी कुछ रोगी बैठे हुए हैं उसके, जो हमसे आकर के प्रश्न पूछे थे कि सर 8 घंटा सो के उठते हैं, फिर फ्रेश होकर के बैठते हैं पढ़ने के लिए, 2 घंटा बाद फिर नींद आने लगता है। किसकी कमी है? प्रोटीन की। ठीक है, तो बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए प्रोटीन। देखते हो जो लोग जिम में जाता है, तो जिम करने के बाद क्या पीता है? प्रोटीन ड्रिंक पीता है। प्रोटीन ड्रिंक क्यों पिया है? क्योंकि जिम कर रहा है तो शरीर का मसल्स टूट रहा है, उसका बहुत सारा मसल्स डेवलप हो रहा है, बहुत सारा मसल्स डेड कर रहा है, तो उसको क्या पिलाया जाता है? तुरंत प्रोटीन पिलाया जाता है। स्टेमिना कौन शरीर का बनाता है? प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन वाला चीज खूब खाओ। और प्रोटीन वाला चीज खाने के लिए क्या कहेगा जाएगा? मुर्गा का गोड़ चबाएगा। तो मुर्गा का गोड़ चबाएगा तो उससे जो प्रोटीन मिलेगा वो बहुत मदद नहीं करेगा। सोयाबीन, राजमा, मूंग, उसके बाद आपका दाल, इन सब के अंदर में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है। सबसे ज्यादा रिच सोर्स सोयाबीन। सोयाबीन का बीज जो होता है, इन्हें सब्जी वाला फुला के कचर कचर खाने लगना, वो खाओगे तो नहीं मिलेगा। जो होता है ना सीड जो होता है सोयाबीन का, 10 दाना रोज खाओ, खूब प्रोटीन मिलेगा एकदम जम के। सुबह सुबह उठो, चना, मूंग, सोयाबीन का 10 दाना, मीठा लगने के लिए उसमें किशमिश फुला दो, और 1 कटोरा सुबह सुबह घोड़ा टाइप के चबा लो। और देखो घोड़ा को क्या खिलाया जाता है? चना खिलाया जाता है ना, कितना दौड़ता है। एनर्जी को किस में मेजर किया जाता है? अश्व शक्ति में, हॉर्स पावर में ही ना मेजर करते हैं जी, हैं? एनर्जी को हॉर्स पावर में मेजर किया जाता है क्या? हाँ, गेंडा पावर में थोड़े मेजर करते हैं, गेंडा भी मजबूत है, लेकिन दौड़ता तेज कौन है? यहाँ पे हम लोग क्या खाते हैं दिन भर में? सुबह भात दाल चोखा, रात में भात दाल चोखा। इतना चोखा खाए हैं कि चोखे हो गए हैं ठीक है, चोखा खा खा के चोखा हो गया हो। तो डाइट में कितना खा रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर देखो कि क्या क्या मामला है, क्या क्या चीज है उसके अंदर। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। कम खाओगे वो ज्यादा फायदा करेगा। जितने सारे साइंटिस्ट स्तर के लोग होते हैं, चाहे लोग रिसर्चर लोग होते हैं, वो तो भात दाल चोखा थोड़ी खाता है। भात दाल चोखा देह बरियार कर देगा, माने वो क्या होगा? एनर्जी, आपको इमीडिएट एनर्जी चाहिए ना। आपको तो फिजिकल वर्क ज्यादा करना नहीं, आपको तो मेंटल वर्क ज्यादा करना है। हाँ, ठेला वाला खींचना है आपको, तो खाइए खूब एकदम जम के, 2 थाली या 3 थाली खाइए। वो धीरे धीरे क्या करेगा? एनर्जी देगा। अब ठेला वाले जो लोग हैं उनको 2 गिलास जूस पिला दीजिए, कई दिन भर ठेला खींचिए, मुश्किल है उनके लिए। वो एक बार एनर्जी दिया, एक बार ठेला खिंचवाया, एनर्जी खत्म और जो दाल भात चोखा होता है वो धीरे धीरे क्या करता है? एनर्जी देते रहता है, दिन भर एनर्जी देगा, लॉन्ग टाइम एनर्जी देगा। तो प्रोटीन वाला चीज खाने से क्या होगा? बॉडी में और ब्रेन क्या होगा? हमेशा एक्टिव रहेगा। क्लियर? तो प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में क्या करेगा? मदद करेगा। सोर्स में लिख लो मूंगफली, सोयाबीन, दाल, चर्बी रहित मीट, फैटलेस मीट, चर्बी रहित मीट इत्यादि। हाँ, चर्बी रहित मीट इत्यादि। हाँ, दूध भी आएगा, अंडा भी आएगा, मछली भी आएगा, सब रहेगा। हाँ, अंडा भी रहेगा। और अंडा का यॉल्क जो होता है ना, उसमें, अंडा के पीला वाला में नहीं, व्हाइट वाले में। व्हाइट वाले को यॉल्क ही ना बोलते हैं, यॉल्क पीले वाले को बोलते हैं। व्हाइट वाले को क्या बोलते हैं? एक व्हाइट। हाँ, तो हाँ वही बोलते हैं। तो एक व्हाइट में पाया जाता है, एक येलो में नहीं पाया जाता है। किस में? जर्दी में कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखिएगा। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से निम्न रोग होते हैं। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, पहला लिखिएगा क्वासियोर क्योर, क्वासियोर क्योर।
वही है सेम। क्वासियोर क्योर, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। सिम्टम्स में इसका लिखिएगा डैश दे के लक्षण। लक्षण, हाथ पांव पतला हो जाता है एवं पेट बाहर निकल आता है। स्वेलिंग इन एब्डोमेन, थिन लेग्स एंड हैंड। हाथ पांव पतला हो जाता है एवं पेट बाहर निकल आता है। स्वेलिंग इन एब्डोमेन, ठीक है। पेट जो कुपोषित समझ रहे हो, कुपोषण जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये कब होगा तो इसके ब्रैकेट में लिख लेना है 1 से लेकर के 5 साल की आयु में। 1 से लेकर के 5 साल की आयु में होता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा इसी का, स्किन बिकम्स डार्क एंड स्केली। स्किन बिकम्स डार्क एंड स्केली, इनलार्ज्ड लीवर, कॉमा देके इनलार्ज्ड लीवर। त्वचा काली एवं रूखी हो जाती है, रूखी हो जाती है, कॉमा लीवर बढ़ जाता है, लीवर बढ़ जाता है, कॉमा एनीमिया हो जाता है, कॉज्ड एनीमिया, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। किसकी कमी? हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है। स्कैली, स्कैली। उसके बाद दूसरा लिखिएगा मरामस, दूसरा बीमारी लिखिएगा मरामस। मरामस में लिखिएगा, हाँ, मरामस का लक्षण क्या होता है इसमें? इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। मसल्स बिकम्स लूज, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। तथा पसलियां ऊपर आ जाती हैं। पसली माने रिप्स, रिप्स ऊपर आ जाएगा, पसलियां ऊपर आ जाती हैं। ये कब से कब तक होता है तो ब्रैकेट में लेना 6 मंथ से 3 इयर्स, 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे में होता है। ये 6 महीने से लेकर के 3 साल तक के बच्चों में होता है। हाँ? ना 6 महीना से 3 साल तक, तो 6 महीने से तो लिखवा तो रहे हैं, शुरू हो जाता है। हाँ। आगे लिखिएगा फैट के बारे में, वसा। प्रोटीन के बाद अगला हेडिंग बनाना फैट। फैट, फैट, वसा। इट इज फॉर्म्ड बाय फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यह फैटी अम्ल तथा ग्लिसरॉल का बना होता है। यह फैटी अम्ल तथा ग्लिसरॉल का बना होता है। अगला पॉइंट, फैट स्टे इन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फैट स्टे सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वसा कमरे के तापमान पर ठोस होता है। वसा कमरे के तापमान पर ठोस होता है। यदि यह इस ताप पर तरल है, यदि यह इस ताप पर तरल है तो उसे तेल कहेंगे। इफ इट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इफ इट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कॉल्ड ऑयल, कॉल्ड ऑयल। अगला पॉइंट लिखिएगा 1 ग्राम फैट गिव्स, 1 ग्राम फैट गिव्स 9.3 किलो जूल एनर्जी। 1 ग्राम फैट गिव्स 9.3 किलो जूल एनर्जी।
1 ग्राम फैट कितना देगा? 9.3। और कार्बोहाइड्रेट कितना दे रहा था? 17 दे रहा था। कितने तरह का होता है? 2 तरह का। लिखिएगा इसमें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट। पहला सेचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा। संतृप्त वसा डैश देकर के लिखना, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर ठोस। कमरे के ताप पर ठोस। दूसरा असंतृप्त वसा, अनसेचुरेटेड फैट। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर तरल। कमरे के ताप पर तरल। इसका फंक्शन लिखिएगा, कार्य। प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट, प्रिवेंट हीट टू रिलीज फ्रॉम बॉडी, शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकता है। शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, मेक फूड टेस्टी। अगला पॉइंट, प्रिवेंट ऑर्गेन्स फ्रॉम आउटर इंजरीज, शरीर को बाहरी चोटों से रक्षा प्रदान करता है। शरीर को बाहरी चोटों से रक्षा प्रदान करता है। शरीर को बाहरी चोटों से रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये सब किसका काम है? जितना सारा ऑयल है, सेचुरेटेड फैट और अनसेचुरेटेड, 2 तरह का है। हम लोगों को भोजन में क्या खाना चाहिए? सेचुरेटेड। ज्यादा प्रयास क्या करना चाहिए? क्या खाने का? फिट रहने के लिए अनसेचुरेटेड। ज्यादा सेचुरेटेड खाने से शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है? अधिक होता है। और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो विकेट जल्दी गिरेगा, मतलब हार्ट में ब्लॉकेज जल्दी आएगा। हाँ, हार्ट अटैक आएगा। अब हार्ट अटैक नहीं आता, अब कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। नाम बदल गया है हार्ट अटैक का। कार्डियक अरेस्ट मतलब एक ही बार आया, मामला खत्म। एक ही बार 2-4-10 सेकेंड के लिए ऐसे ही लंग इसके पास, हार्ट के पास हाथ जाएगा, 2-4 मिनट जाते जाते सिधार दिए चचा, तब आ रहा है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, देखो कुछ साल में, मतलब हमको लग रहा है अब समय तो इतना तेजी से बदल रहा है, 8-10 साल में बहुत सारा चीज चेंज हो जाएगा। पता चलेगा कि मनुष्य की औसत आयु घट करके 50 साल हो गई, 45 साल हो गई। अभी 60 है 65 साल है ना, मनुष्य की औसत आयु कितना बता रहा है? 60 साल बता रहा है। तब 70 नहीं है, 60 या 65 है। अब पॉइंट में तुम कहां से निकाल दिए? अपना तुम्हारा कोई यूनिवर्सिटी चालू हुआ है क्या? हाँ, रिसर्च तुम कर दे रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, तो ईटा उठा दे उससे ठोको माता। तो 60-65 साल मनुष्य का जीवन आयु का औसत है ना? तो 40-45 जाएगा, फिर तब ना जनसंख्या कंट्रोल होगा। क्या ज्यादा बर्थ रेट होता है ना, नेटेलिटी रेट क्या होता है? ज्यादा होता है, और मरने वाला जो दर होता है, मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है? कम रहता है। तो कहीं सा बैलेंस होगा तब मामला बनेगा। क्या मरने वाले की भी संख्या बढ़े, जीने वाले की, पैदा होने वाले की भी संख्या क्या बढ़े, बैलेंस होगा तब जनसंख्या बढ़ेगा। सोच रहे 145 करोड़ कहाँ जा रहा है? हाँ, पृथ्वी पर वजन लिमिटेड है ना, है। लिफ्टों में लिखा रहता है 12 व्यक्ति से ज्यादा प्रवेश ना करें। अब 12 व्यक्ति चढ़ जाता है तो लिफ्ट बंद नहीं होगा, गेटे बंद नहीं होता है। अब पृथ्वी पर भार बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? धंसेगा, वो नीचे जाएगा। एक बार आएगा भूकंप, ज्वालामुखी, मामला खत्म। दूसरा कोरोना का वेव आया, तीसरा का ले करके मामला समटा देगा।
क्लास में किसका?